अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओ बॉक्स गोल्ड का मार्केट रैप अप है ये। आज के मार्केट रैप अप में हम आपको लाइव ट्रेड्स लगा के देंगे यूरो, पाउंड और गोल्ड में। एंड ये भी देखेंगे कि जो हमने कल के लाइव ट्रेड्स लगाए थे उनका क्या रिजल्ट आया। लाइव ट्रेड में जाने से पहले हम मार्केट की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक कैलेंडर को देखेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स में अगर सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन लीडर्स ने एक पार्शियल बैन रशियन ऑयल पे लगाया हुआ है जो कि 6th पैकेज है सैंक्शंस का। इसमें इन्होंने फैसला किया है कि जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं जो ऑयल बाय सी उनको मिलता है वो बैन हो जाएगा। ठीक है, मतलब सी पे डिलीवर नहीं किया जा सकता। बाकी पाइपलाइन वाला जो ऑयल है वो खरीदना अभी कंटिन्यू है। ये रशिया को ऑलमोस्ट $10 बिलियन ईयर का इसको ये कॉस्ट करेगा रेवेन्यू में। वो ऑलरेडी जो है अपना ऑयल $34 सस्ता बेच रहा है और बहुत सारा उसका ऑयल जो है अभी टैंकर्स में पोर्ट्स पे खड़ा है जिसको अभी सेलर्स नहीं मिले। चाइना से हमारे पास खबर है कि वो अपना जो लॉकडाउन है शंघाई का जो 2 महीने से चल रहा है वो खोलने का सोच रहा है, और बल्कि बाकी शहरों में उसने अपने लॉकडाउन को हटा दिया है। ये इसलिए कि चाइना में जो कोविड के नए केसेस रजिस्टर्ड हो रहे थे उसमें काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा चाइना का ट्रेड एंड सिक्योरिटी डील जो वो 10 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ कर रहा था उसमें वो अभी रुक गया है बिकॉज बहुत सारे ममालिक ने अपने कंसर्न्स उसके कुछ टर्म्स पे अपने कंसर्न्स शो किया है और री नेगोशिएट करने को कहा गया है। आज हमारे पास टर्की से खबर है कि उनकी करेंसी जो है कल रात को 9% गिरी है। उसके डेब्ट मार्केट डेंजर गेजेस है उसके, एंड जो 2008 में जिस तरह उनका इकोनॉमी जो है ग्लोबल मार्केट के साथ प्लंज की थी उसी तरह का एक और सिनारियो हम देख रहे हैं। तो देखते हैं कि ये आगे कैसे इसको गवर्नमेंट हैंडल करेगी, इसलिए कि टर्की भी यूरोपियन यूनियन का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। इकोनॉमिक कैलेंडर में सबसे पहले हम बात करते हैं जो सुबह न्यूज़ रिलीज़ हो गई हैं। 3:45 पे सुबह न्यूजीलैंड से बिल्डिंग परमिट्स रिलीज़ होनी थी। बिल्डिंग परमिट्स का प्रीवियस फिगर 6.2% था और एक्चुअल निकला है -8.5%। मींस बिल्डिंग परमिट्स जो रिलीज़ हुए न्यूजीलैंड में वो 8.5% नेगेटिव आई हैं अपने बेंचमार्क फिगर से। ठीक है, तो दैट इज़ अ नेगेटिव न्यूज़ या डाटा फॉर न्यूजीलैंड डॉलर। इसके साथ साथ हमारे पास जापान से अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2.6 से 2.5%, जो कि एक पॉजिटिव है जापानीज येन के लिए। इसी तरह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ईयर ऑन ईयर प्रिलिमिनरी जो वो 1.7 माइनस -1.7 से -4.8 पे गया, तो वो जापानीज येन के लिए नेगेटिव न्यूज़ रिलीज हुई है। और रिटेल सेल जो है वो 0.7% पॉजिटिव से 2.9%, तो ये भी बेहतर रिलीज हुआ है। तो जापान से हमारे पास 3 न्यूज़ थी जिसमें से 2 जापानीज के लिए बेहतर थी और एक जो है उसके लिए नेगेटिव है। इसी तरह हमारे पास फिर ऑस्ट्रेलिया के बिल्डिंग परमिट्स थे। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग PMI। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग PMI का जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 का इसका बेंचमार्क फिगर होता है। अगर 50 से नीचे आता है तो ये दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन है मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर 50 से ऊपर आता है तो दैट मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री जो है वो एक्सपैंड कर रही। तो ये पहले 47 था, अब 49, मतलब 50 की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो चाइनीज़ इकोनॉमी में ये एक पॉजिटिव वो आया है। ठीक है, अच्छा, चाइनीज़ इकोनॉमी का हमेशा याद रखिएगा कि इसका ना सिर्फ इसकी करेंसी पे हम इफ़ेक्ट देखते हैं। चाइनीज़ एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो अगर उसमें एक्सपेंशन के हमें
साइंस मिलते हैं, तो वो ग्लोबल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स के चाइनीज इकोनॉमी का एक्सपैंड होना इज बेटर, ठीक है। ग्लोबल डिमांड का इंक्रीज होने से की वजह से ग्लोबल डिमांड इंक्रीज होगा। इसके अलावा हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जापान से और हाउसिंग स्टैट्स था। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो भी बेहतर हुआ है जापान का, और हाउसिंग स्टैट जो अभी अभी रिलीज हुई है वो भी जापान की बेहतर हुई है, 6% से 2.2% है। तो जापान से ओवरऑल हमारे पास बेहतर डाटा आ रहा है। इसकी वजह से जापानीज येन में हमें पॉजिटिव नोट देखने को मिल सकता है। इसके बाद आज जो हमारे पास रिलीज होंगी वो जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। प्रीवियस 13 के था, -13 के, और फोरकास्ट -16 के। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जर्मनी में फोरकास्ट है कि बढ़ेगा, ठीक है। दैट इज नेगेटिव फॉर यूरो, ठीक है। यूरो करेंसी के लिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जो परसेंटेज में हम करते हैं, वो फोरकास्ट है कि वो सेम रहे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन्स जो है वो 2.287 मिलियन का इनका प्रीवियस फिगर है। देखते हैं कि फ्रेश कैसे निकलेगा। अच्छा, फिर 1 बजे हमारे पास यूरोपियन काउंसिल जो है उसकी मीटिंग है। यूरोपियन काउंसिल यूरो जोन के, यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ अमूर पे डिसीजंस करती हैं। इसमें पॉलिटिकल भी है, इसमें इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमी को भी डिस्कस करते हैं, और सारी पॉलिसीज़ एक यूरोपियन काउंसिल से ही डिसाइड होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। देखेंगे कि मीटिंग के एंड पे जो रिलीज़ होता है इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस या इनका जो बयानिया रिलीज़ होता है वो क्या है। उसके बाद हमारे पास यूके से मॉर्गेज अप्रूवल्स और लैंडिंग अप्रूवल्स मीडियम टर्म के न्यूज़ हैं। मॉर्गेजेस बेसिकली जो लोग अपने घरों को अगर ख़रीदते हैं तो बाहर मुल्कों में वो मॉर्गेज करते हैं, बैंक से उसको फाइनेंस करते हैं। तो ये कितने मॉर्गेजेस अप्रूव हुए हैं उनकी फिगर्स को ये करता इस डाटा में बताया जाता है। प्लस मॉर्गेज लेंडिंग कितने बिलियन में, कितने अमाउंट में ये मॉर्गेज लेंडिंग की फिगर होती है, ठीक है। ये अप्रैल के फिगर्स हैं। डेफिनेटली अगर ये फिगर्स पॉजिटिव आते हैं तो ये पाउंड के लिए पॉजिटिव होगा, अगर ये फिगर्स नेगेटिव आते हैं तो इसका इफेक्ट पाउंड पे नेगेटिव होगा। फिर 2 बजे हमारे पास कोर इन्फ्लेशन, एक हाई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यूरो के लिए, ठीक है। इन्फ्लेशन, महंगाई कि यूरोपियन यूनियन के यूरो जोन में महंगाई की क्या शरह रही है। ये अगर महंगाई की शरह प्रीवियस 3.5 था, फोरकास्ट भी 3.5 है। अच्छा, अच्छी शरह जो होती है वो 3 से नीचे होती है, 2 से ऊपर होती है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे कि फिगर क्या आती है। अगर 2 से 3 तक आ जाती है तो, या 3 की तरफ नीचे आती है तो ये एक अच्छा साइन होगा यूरोपियन यूनियन के लिए। इसी तरह इन्फ्लेशन रेट मंथ ऑन मंथ फ्लैश भी है, और इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर फ्लैश, ठीक है। ये सारे फिगर्स इनका इन्फ्लेशन के जो तीनों डाटा से इनके सेम इफेक्ट होता है। अगर ये इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव आते हैं या मॉनेटरी पॉलिसी के अलाइंड आते हैं तो ये यूरो के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर कनाडा से हमारे पास जीडीपी ग्रोथ रेट है, और एनुअलाइज्ड एंड ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। जीडीपी कितना, जीडीपी जो है वो डायरेक्टली इसको हम कहते हैं ग्रोथ, ठीक है, कि इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, ठीक है, या एक्सपैंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो अगर ये फिगर्स ज़्यादा आते हैं प्रीवियस से तो दैट मीन्स कि ये ग्रो कर रही है। अगर ये फिगर्स प्रीवियस से कम आते हैं तो दैट मीन्स कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ग्रोथ में करेंसी के लिए पॉजिटिव होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए करेंसी में नेगेटिव होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास 6 बजे यूनाइटेड स्टेट्स से हाउस प्राइस इंडेक्स है, और 7 बजे हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। हाउस प्राइस इंडेक्स में बेसिकली डिफरेंट साइजेस ऑफ हाउसेज और डिफरेंट इलाकों के हाउसेज को इकट्ठा करके उससे इंडेक्स बनाया जाता है। उसमें फिर इंक्रीज और डिक्रीज को गेज किया जाता है। तो प्रीवियस 2.1% था, फोरकास्ट नहीं दिया हुआ।
देखेंगे कि करंट फिगर क्या आती है। अगर ये 2.1% से ज़्यादा आती है तो दैट मीन्स के हाउसेस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, औसतन बढ़ रहे हैं। अगर ये कम आती है 2.1% से तो दैट मीन्स के हाउसेस के प्राइसेस कम हो रहे हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ये बताता है हमें कि कंज्यूमर जो ख़रीदार है उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है। तो ये इसका गेज फिगर पे गेज किया जाता है। प्रीवियस 107 है, फोरकास्ट 103 है, मतलब कॉन्फिडेंस में कमी का फोरकास्ट है, ठीक है। अगर फिगर कम आती है तो दैट मीन्स के यूएस की इकोनॉमी में कंज्यूमर जो है, जो ख़रीदार है, जो छोटी छोटी चीज़ें, घर, गाड़ी, चीनी, दाल, चाय ये ख़रीदता है, उसकी कॉन्फिडेंस में कमी आई है कि बड़ा है, ठीक है। अगर बड़ा है तो दैट मीन्स कि वो स्पेंड करेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर कॉन्फिडेंस में कमी आती है दैट मीन्स कि वो ख़रीदारी करने में सोचता है या अपनी ख़रीदारी में थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखता है, जिसमें चांसेस होते हैं कि इकोनॉमी में ख़रीद फरोख्त में कमी आए और वो एक्टिविटी में डायरेक्टली वो इफ़ेक्ट करती है। टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम यूरो की बात करें तो यूरो ने कल 1.0787 या 0790 के लगभग हाई बनाया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 1.0770 तक हाई बनाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। इट्स वेरी कॉमन, ये मार्केट में होता रहता है, एग्जैक्ट फिगर पे नहीं आती और उससे आगे पीछे होके रिटर्न कर जाती है। आज इसने वापस 0.7430 तक लो बनाया है और अब ये 1.0750 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो 1 आवर के चार्ट पे जाके ज़रा थोड़ा सा इसको और भी डिटेल में जाके देखते हैं। देखें, मैंने स्क्वायर बनाया था आपके लिए ताकि आपको ये पता लग सके कि ये एरिया जो है दिस इज़ इसको कंसिडर करेंगे हम एज अ वेज, ठीक है, जिसको थोड़ा सा उसने ब्रेक किया है, अनदर हाई बनाया है। अभी भी अगर हम उस हाई को मैच करें तो फिर भी स्टिल वी हैव अ वेज सॉर्ट ऑफ अ चार्ट पैटर्न जो है वो आ रहा है, ठीक है, विच स्टिल इंडिकेट्स अ रिवर्सल, ठीक है, कि पॉसिबल है कि यूरो में टेक्निकली कुछ रिवर्सल आ जाए। लेकिन हमारे पास आज न्यूज़ भी आनी है, जर्मनी से भी है और इन्फ्लेशन की यूरो से भी है, ठीक है, जीडीपी है जर्मनी की, तो उनको भी हम नज़र में रखेंगे। फिर अगर आप हमारे एरोज देखें तो हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये वाला लेवल इसको होल्ड करेगा, नीचे आएगा, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली वहाँ से नहीं आया, 1.0735 से रिटर्न कर गया, ठीक है। तो हमारे पास दो फिगर्स थे, 1.073530 और 1.0720, ठीक है, मतलब 0730 और 0720 के लगभग हमने कहा कि यहाँ से रिटर्न होगा, जो कि 1.0735 के लगभग से उसने रिटर्न किया और वो ऊपर गया और उसने 1.0760 जो हमारा टारगेट था वो भी हिट किया और नेक्स्ट जो था 1.0780 तक जाके इसने हाई बनाया। फिर उसके बाद ये दोबारा रिटर्न हुआ। तो मैं कल क्या एरोज हटा देता हूँ और नया सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आज के ख्याल में हमारे कि यूरो कहाँ जाएगा, तो वी स्टिल थिंक कि यूरो जो है वो अप ट्रेंड में इस वेज को कंटिन्यू करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। ऊपर की तरफ हम ज़्यादा इसको वो नहीं करेंगे। अब हो क्या रहा है, देखें, प्राइसेस जो है वो अपने स्पैन को कम कर रही हैं लेकिन नया हाई ज़रूर बना रही हैं, ठीक है। स्पैन को कम कर रही हैं और नया हाई बना रही हैं, ठीक है। एक ये जो कि वेज को मैंने आपको बताया कि ये एक हायर वेज है, ठीक है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है। हायर वेज जो है वो रिवर्सल का एक पैटर्न है, ठीक है। नंबर 2, अगर आप मैकडी को देखें तो मैकडी में आपको हायर हाइज नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। मैकडी में आपको लोअर हाइज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस जो है वो भी एक रिवर्सल का। तो हमारे पास 2-3 साइंस हमें दे रहे हैं कि रिवर्सल पॉसिबल है, ठीक है। अब
रिवर्सल डायरेक्टली यहीं से होता है और 1.0700 तक आता है, या ऊपर एक और लेग करके उसके बाद ये नीचे की तरफ आता है। इन दोनों में से एक चांस है। सो हम क्या रिकमेंड करते हैं, इस करंट लेवल पे बाइंग, स्टॉप लॉस नीचे। अगर ऊपर चली गई तो आप इसको इस लेवल से, जो कि बन रहा है ऑलमोस्ट 0.782 या 0.790, ठीक है, इससे आप दोबारा इसको फिर सेल करें डाउन के लिए। ये हमारा यूरो का आज स्ट्रैटेजी होगी ट्रेडिंग के लिए। नीचे वाले इस पॉजिटिव ट्रेंड लाइन पे हम बाइंग करेंगे, ऊपर जाएगी, यहाँ पर 0.79 के लगभग हम उसको क्लोज करके दोबारा सेलिंग की पोजीशन लेंगे, ठीक है। ये हमारा आज यूरो का ट्रेड सेटअप होगा। 2 बजे न्यूज़ आ रही है, अगर बेहतर है कि 2 बजे की न्यूज़ के बाद ट्रेड सेटअप कर लिया जाए तो या ट्रेड मेंटेन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पाउंड की अगर हम आज डेली चार्ट देखें तो जो लॉन्ग टर्म पे एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट कर रहा था, आज के दिन उसने उसको क्लोज किया और अब उससे ट्रेड लोअर कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो अप ट्रेंड का, जो मीडियम अप ट्रेंड का जो 10-15 दिनों से जो चल रहा था, वो जो है आज ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ। और देखते हैं 1 आवर चार्ट पे जाके कि आज के लिए पॉसिबल सेटअप क्या हो सकता है। तो कल का अगर आप देखें सेटअप, तो हमारे पास देखें हमने प्रेडिक्ट किया था कि 1.26 एरिया से ये 2620 एरिया से ये रिटर्न करेगा और 1.2655 पे जाएगा, जो देखें आप एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ है। वहाँ से अलबत्ता ये ऊपर ना जा सका और फिर इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगर आप देखें तो ये इसका एक ट्रायंगुलर शेप इसने अपने करेक्शन के टाइम पे बनाया है, ठीक है, जिसमें नीचे पीछे वाला स्पैन बड़ा है और आगे की तरफ वो छोटा होता होता जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो आप देखेंगे कि ये एक पेनेंट की शेप हमें दे रहा है, ठीक है, पेनेंट का शेप दे रहा है। और एग्जैक्टली पेनेंट के टिप पे पहले इसने एक फेक ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ, ठीक है, पहले एक फेक ब्रेकआउट किया है और फिर उसके बाद ये इसने नीचे ब्रेक कर दिया है अपना पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। आज के दिन में अगर हम देखें कि क्या पॉसिबल ट्रेड सेटअप हो सकता है, पहले हम को हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, बल्कि इसको हम थोड़ा सा एलोंगेट करते हैं कि पॉसिबल रेजिस्टेंस तो ये नहीं बनी कहीं फ्यूचर में। कुछ दिनों के लिए इनको हम एक आधे दिन के लिए रखेंगे, देखेंगे कि ये पॉसिबल हमारे लिए एक वो तो नहीं बना, ठीक है। एनीवे, आज के दिन के हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज के दिन के लिए जो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस हैं पाउंड से, बिकॉज हमारे पास पाउंड की जो है इम्पोर्टेंट कोई न्यूज़ नहीं है, तो व्हाट वी कैन से इज कि पाउंड अपने इसी रेंज को कंटिन्यू करेगा, जो कि 1.2600 और 1.2650 के दरमियान रहेगा। मे बी ये थोड़ा सा और नीचे आए इस लूप को कंप्लीट करने के लिए और फिर उसके बाद वापस ऊपर चला जाए। सो फर्स्ट प्रेजेंट पोजीशन से मे बी हम थोड़ा सा एक डाउन लेग देखें और फिर यहाँ से ये दोबारा जो है तो ऊपर की तरफ जाएगा 26500 की तरफ, ठीक है। ये एक ट्रेड सेटअप है। दूसरा ट्रेड सेटअप इसका ये है कि ये इसी लेग को कंटिन्यू करे एंड मे बी 2580 या
2570 इस एरिया तक आए और वहां से फिर ये ऊपर की तरफ दोबारा जाए इस रेंज को पूरा करने का। ठीक है, तो शॉर्टर टर्म में हम पॉसिबल ये है कि ये जो इसका लेग है या जो इसका शॉर्ट 1 आवर के चार्ट पे जो ट्रेंड है डाउन की तरफ ये कंटिन्यू हो, ठीक है, थोड़ा और ही नीचे आए और फिर जो इसका लार्जर रेंज है जो मीडियम टर्म पे है उसको पूरा करने के लिए ये वापस ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, सो बेसिकली जितना लो हम इसको बाय कर सकें बेहतर है। हम 2580 के लगभग 2590 के लगभग एक हम बाइंग ऑर्डर इसमें प्लेस कर देंगे। देखते हैं कि हमारा ट्रेड एक्सेप्ट होता है, ट्रिगर होता है और इसका स्टॉप लॉस जो है हम डेफिनेटली 2550 के लगभग हम रखेंगे जो कि हमारे पास काफ़ी नीचे है। ठीक है, तो बेसिकली 2580 या 90 पे बाइंग है। स्टॉप लॉस आपका इससे नीचे 2560 भी हो सकता है जो कि इस लेवल से नीचे आएगा, वो भी एक बेहतर है 15-20 पॉइंट का। टेक प्रॉफिट हमारे पास 2660 या 2650, सो बेसिकली 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का टेक प्रॉफिट हम इसमें ट्रेड में सेटअप कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आपको पोजीशन अच्छी मिल जाए तो स्टॉप लॉस को मूव करती रहेगा साथ साथ, ताकि आपका ट्रेड जो है वो पॉजिटिव में जाए। कि अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो कल इसने तकरीबन 1850 पे स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद 1865-64 पे इसने हाई किया एंड वापस अपने 50 के लेवल पे आके क्लोज किया। आज इसने 49 से नीचे लो करने के बाद दोबारा अपने इस लेवल से ऊपर आ गया है। कल हमने आपको इसका बताया था कि गोल्ड जो है थोड़ा सा रेंज में है और इसी रेंज के दरमियान 1840 और 1870 के रेंज के दरमियान रहने के इसके ज़्यादातर चांसेस हैं। ठीक है, आज भी हम यही अज्यूम करेंगे कि इसी रेंज के दरमियान रहने का इसके चांसेस हैं। अगर हम गोल्ड का 1 आवर चार्ट देखें और हमारा जो एरोज हमने छोड़े थे कल लास्ट वो देखें तो हमने ये पहले यहाँ प्राइसेस थी, यहाँ से हमने प्रेडिक्ट किया था कि नीचे आएगा और फिर ब्रेक कर गया तो और नीचे ये साइड पे, एंड अगर ऊपर ब्रेक ना किया तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो हुआ ये कि ये गोल्ड जो है 1862 से नीचे आया 1852 पर। ठीक है, और वहाँ से इसने फिर एक हाई किया, छोटा सा हाई था एंड फिर उसके बाद ये नीचे आया अपने पॉजिटिव छोटे से पॉजिटिव ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए इसने लो किया अराउंड 1845। ठीक है, 1845 पे इसने लो किया और फिर उसके बाद जो है ये वापस ऊपर की तरफ अब 53 पे दोबारा ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये एरोज में कल के हटा देता हूं ताकि हमारे लिए ज़रा इजी हो जाए और थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि हम इस शेप को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकें। अब इस बार हम इन दोनों को मिलाएंगे बिकॉज वी हैव 2 प्रॉपर लोज। कंफर्म नहीं है ये शेप, लेकिन फिर भी वी विल ट्राई टू यूज देम एज अ सपोर्ट। अच्छा जी, आज के दिन में क्या पॉसिबिलिटीज हैं? यही लेवल्स हैं, ठीक है, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी ऊपर की तरफ गया है, एग्जैक्टली एक सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है जिस पे ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक कर गया, ठीक है, 1853.80, अगर इसको ये ब्रेक कर गया तो डेफिनेटली फिर ये ऊपर जाएगा। ये इसका मेन रेजिस्टेंस है यहाँ पर, या इससे थोड़ा पहले ये रुक के
वापस ही करेगा। ठीक है, सिंपल रखते हैं इसको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते ताकि आप लोगों को। सो दिस इज आवर गेम प्लान। गोल जो है इसी पैटर्न को कंप्लीट, इन दोनों लाइंस को मैंने बना दिया, ये कल हम इसमें से एक हटा देंगे। अगर इसी पैटर्न को ये कंटिन्यू करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ये थोड़ा ऊपर जाएगा, कहीं भी इस रीजन से 1862 से नीचे ये लो कर सकता है और फिर उसके हाई कर सकता है और फिर वहाँ से रिटर्न होके नीचे की तरफ आएगा एंड दोबारा कोशिश करेगा कि 1845, 43, 45, 50 के एरिया को दोबारा अटेम्प्ट करें। वहाँ से फिर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। अभी आज के दिन में अगर कोई न्यूज़ नहीं आई तो पॉसिबिलिटी कम है कि इस रेंज को ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है और एक ट्रायंगुलर शेप बनाता जा रहा है, इसको किसी एक साइड पे ये ब्रेक कर सके। ठीक है, आज हम इसी के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और स्टॉप लॉसेस इनसे ऊपर रखेंगे। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल बेसिकली फंडामेंटल इसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, जिसकी वजह से टेक्निकल में प्रिसीजन निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल यही था कि इस पे हम पॉजिटिव रहे और बुलिश रहे। और कल जो है ईयू ने इस पे कुछ फैसले किए रशियन ऑयल को बैन करने पे, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो स्पॉट ऑयल WTI जो है वो 117 तक पहुंच गया। ठीक है, और आई गेस जो ब्रेंट है वो 18-19-20 तक पहुंच गया और फ्यूचर्स भी इसी तरह ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें हम टेक्निकली आपको मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकूंगा, बिकॉज टेक्निकली इज समथिंग एंड देन फिर जब रिजल्ट आता है तो जब फंडामेंटल्स प्ले करने शुरू कर देते हैं तो वो टेक्निकल्स को अवॉइड कर देते हैं। तो इसलिए अच्छा, लेकिन एनीवे कल हमने जो इसमें वो 1 आवर चार्ट पे हमने फिगर्स डिफाइन किए थे, वो अगर आप नोट करें हमारे एरोस, तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट से इसने रिटर्न किया जो हमने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, 113 90 से लेके 114 के दरमियान जोन था सपोर्ट का और 114 से एग्जैक्टली इसने बाउंस किया है और ऊपर ये 115 हमने टारगेट किया था, लेकिन ये 115 को क्रॉस किया गया ऑब्वियसली बिकॉज फंडामेंटल न्यूज़ आ गई थी। आज के लिए भी आप ऑयल में अगर करें तो आप हमेशा बाइंग में रहें और डिप्स को बाय करें, शॉर्टर टर्म में जाएं, लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं होल्ड करनी, इसलिए कि ऐसा ना हो कि आपने होल्ड किया हुआ हो और कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से ऑयल में रिवर्सल आ जाए तो ये आपके लिए वर्ड हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली चल ये रहे मार्केट में कि जो सप्लायर्स हैं, जो प्राइसेस हैं वो सप्लाई की वजह से ऊपर जा रही हैं। ठीक है, रशियन ऑयल, रशिया एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। रशिया में यूक्रेन की वॉर की वजह से बहुत सी चीज़ें डिसरप्ट हुई हैं, जिसकी वजह से ऑयल की जो सप्लाई का फैक्टर, प्राइस क्यों मूव करती है, डिमांड और सप्लाई पे। सप्लाई जो है वो अनसर्टन है, उसमें ईयू जो है बैन्स लगा रहे हैं। कोशिश ये है कि रशिया के ऑयल को बंद किया जाए ताकि रशिया को हर्ट किया जाए। वॉर की वजह से वैसे भी सप्लाई चेन में इश्यूज है, तो वो सप्लाई जो है वो इस वक्त वॉलेटाइल है। डिमांड उतनी ही है मार्केट में। ठीक है, डिमांड को पूरा करने के लिए बाकी जितने ममालिक हैं उसमें वेनेजुएला है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है। वेनेजुएला और ईरान पे जो है तो ऑलरेडी सैंक्शंस हैं और सऊदी अरेबिया जो है उसकी आउटपुट जो है उसने पिछली वीक में कहा कि मैं मेंटेन कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो एक अनसर्टन सिचुएशन है ऑयल की, लेकिन इस अनसर्टन सिचुएशन में बाइंग बेहतर है। कोशिश जो वेस्ट है और जो यूएस है वो कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस को मेंटेन किया जाए और सप्लाई का कोई हल निकाला जाए। तो अगर वो कोई हल निकाल लेते हैं तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, वरना ये प्राइसेस इसी तरह ऊपर की तरफ ज़्यादा इनका रुझान रहेगा। तो ऑयल के लिए डिप्स पे बाइंग करना बेहतर स्ट्रेटजी है। न्यूज़ पे नज़र रखें, ऐसा ना हो कि ऐसी कोई न्यूज़ आए जिसकी वजह से आपका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो वॉइड हो जाए। ठीक है, तो ऑयल के लिए
डिप्स पे बाइंग करना ही बेहतर है। छोटे 30 मिनट पे आ जाएं, 1 मिनट पे आ जाएं, 15 मिनट पे आ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। ट्रेडर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी कंपनी ओबॉक्स गोल्ड जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मेंबर भी है और SCCP से एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग्स के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदा सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स वक्त पर पहुंचे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।